भगवान की मूर्ति में है ना, भगवान नहीं होता। ये हर आदमी को समझना चाहिए। हम उसमें भगवान पैदा करते हैं। वी आर द गॉड क्रिएटर। रेकी हीलिंग की जो ऊर्जा है वो कहाँ से ट्रांसफर होती है और जाती कहाँ है? रेकी क्या है? डायरेक्ट प्राण ऊर्जा सप्लाइंग करने की तकनीक है। आपको फील होता है कि मेरे हाथों से कुछ मैग्नेटिक ऊर्जा जैसे कुछ सक कर रही हो, कुछ चूस रहा हो कोई मेरे हाथों से। सर, रेकी से किसी क्रॉनिक डिजीज को भी ठीक किया जा सकता है? मरता हुआ आदमी को अगर आप रेकी कर दो ना तो कुछ श्वास ज्यादा लेगा या कुछ घंटे और जी जाएगा। और अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए और रेकी कर दो ना तो व्यक्ति मर नहीं सकता। लोग कहते हैं ना भगवान मुझको दे दे, भगवान ऊपर से कहता है तेरे में दम है तो ले ले। तो इसीलिए तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए उसको लेने का। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज है तो हम रेकी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कैसे कर सकते हैं? रेकी बेसिकली सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की हीलिंग का ही सिर्फ शास्त्र नहीं है। ये कण कण में अणु अणु के साथ जुड़ने की कला है। ये घर में मंदिर में क्या बड़ा अंतर है? घर भी मार्बल दीवारों का बना हुआ, मंदिर भी मार्बल दीवारों का बना हुआ। तुम मंदिर में जाते हो, उसकी सीढ़ी को भी ऐसे से करते हो ना। तुमने घर की सीढ़ियाँ, घर की दीवारें कहाँ ऐसे की कभी? नमस्कार, विदस के एक और पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। विदस में आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर हमने आज तक कभी भी कोई भी पॉडकास्ट नहीं किया है और वो है रेकी हीलिंग। हम चाहते थे कि जब हम रेकी हीलिंग की बात करें तो हम उन्हीं गेस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट करें जो रेकी को इंडिया में लेकर आए थे, जिन्होंने रेकी को इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एन.के. शर्मा जी की। डॉक्टर एन.के. शर्मा जी एक बात कहते हैं कि अगर आप संतुलित भोजन लेते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आपका व्यवहार अच्छा है या बुरा है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो आज बात होगी हीलिंग के बारे में। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और मुझे और सचिन जी को हमारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर एन.के. शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। रेकी असल में क्या है? इसका आधार क्या है? विज्ञान है, ऊर्जा है या आध्यात्मिकता है? क्या है रेकी? रेकी जब पहली बार मैंने शब्द सुना था तब मैं वाकई में भी हंस पड़ा और मैंने उसका मजाक उड़ाया वास्तव में। अच्छा। इसका कारण ये था कि मैं बचपन से बहुत ही रैशनलिस्ट और साइंटिफिक मिजाज का व्यक्तित्व रहा और किसी भी अंधविश्वास पाखंड का मैं बहुत बड़ा दुश्मन रहा हमेशा से। तो जब किसी ने कहा कि मैं स्पर्श करके वो ठीक कर सकता है किसी को, तो मैंने कहा ये भारत है, 50 तरह के उपचार है, ऐसे ही कुछ होगा। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले मेरी वाइफ ने सीखा था इसको। तो हमारा यहाँ करोलबाग में हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर एक महिला आई। मतलब मेरा टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ क्यों मैं रेकी में विश्वास कर पाया। उसको एक इतना बड़ा फोड़ा था और मतलब सूजन ज़्यादा थी, इतनी बड़ी, लेकिन फोड़ा तो इतना छोटा था और काफ़ी दर्द था उसको। तो उसने मुझसे राय मांगी कि मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूँगी। तो मैंने उसको कहा कि सप्ताह भर घर में रेस्ट करो क्योंकि इसको सूजन को जाने में सप्ताह भर लग जाएगा, फिर आ जाना बाद में। थोड़ा खान पान वगैरह बता दिया और थोड़ा ट्रीटमेंट बता दिया। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर सविता ने कहा कि नहीं रुको, मैं ज़रा हीलिंग करती हूँ उसकी। मैंने कहा चलो ट्राई करो भाई, कोई बात नहीं। 15 मिनट उन्होंने उपचार दिया, एनर्जी दी और उसी समय उनकी जो लाल सूजन थी काफ़ी, वो घटकर बिल्कुल छोटी हो गई। दर्द 100% चला गया और उस महिला ने एरोबिक एक्सरसाइज होती थी हमारे यहाँ पे, वो एक्सरसाइज करके गई 1 घंटा। इसने मेरा दिमाग पलट दिया, ख़राब कर दिया समझो प्रकार से। मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि खाली एक टच किया, मतलब ऐसे उसको ऐसे ही टच किया और ऐसा क्या चला गया और कैसे सूजन घट गई, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है जी। तो फिर मैंने इस ऊर्जा के विज्ञान पे पहली बार मतलब विश्वास करके काम करना शुरू किया। और 30 साल पहले तो कोई रेकी के बारे में जानता भी नहीं था भारत के अंदर। बहुत कोई किताबें भी नहीं थी, एक किताब भी नहीं थी, बता रहा हूँ यहाँ पे। तो खैर मैंने इस विज्ञान की गहराई में जब गया तो पहली बार मुझे पता चला कि क्योंकि मैं सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र में आ गया यूँ समझ एक प्रकार से,
तो पहली बार मुझे पता चला कि जो भी संसार में व्यक्ति पैदा हुआ है उसके अंदर सिर्फ रेकी ही नहीं बल्कि 50 तरह की साइकिक एबिलिटीज है, यानी कि परामानसिक क्षमताएं हैं उसके अंदर। ऐसी अद्भुत अद्भुत क्षमताएं हैं कि अगर वो व्यक्ति जान लें तो वो जीवन में कभी भी असहायपन महसूस नहीं करेगा, किसी के पीछे नहीं भागेगा, भगवान से कभी नहीं मांगेगा, किसी बाबाओं के पीछे, ज्योतिष के पीछे, तांत्रिक के पीछे भागेगा ही नहीं। क्यों? जब उसको पता चल जाता है कि मेरे पास सारे टूल्स हैं, मैं क्रिएटर हूँ, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं हीलिंग भी कर सकता हूँ जी। जब इतनी बड़ी ताकत किसी आदमी को पता चल जाए तो वो क्यों किसी के पीछे भागेगा। तो रेकी के गहराई में जा जाते पता चला कि ये विद्या हमारे भारतीय वेदों से निकल के आई है जी। तो मैं इसका एक आपको लिंक भी भेज दूंगा कि हमारे ऋग्वेद में इसके मंत्र है कि अयम में हस्तजु भेषजयम, यानी कि हे मानव, तेरे हाथ मैंने औषधि युक्त बनाए हैं, तू अपने इन स्पर्श के द्वारा तू लोगों को रोग मुक्त कर। यानी कि इतना क्लियरली लिखा हुआ है। तो इस तरह के कई मंत्र है थोड़े से, और अथर्ववेद में भी है। तो शुरुआत में मैं ऐसा विश्वास करता था कि रेकी कोई जापान से आई है, अच्छा, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन जब मैं इसकी गहराई में गया तो पता चला नहीं, ये भारतीय स्पर्श चिकित्सा के नाम से हमारे शास्त्रों में रही है। लेकिन ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हजारों साल पहले जो विद्या खोज ली गई, हाँ जी, वो विद्या भारत के अंदर उसका कोई उत्थान नहीं हुआ, किसी को पता तक नहीं चला, कभी सुनने में भी नहीं आया, बता रहा हूँ मैं आपको। और ये यहाँ से तिब्बत गई, तिब्बत से फिर वहाँ से बुद्धिस्ट मंकों के द्वारा जापान गई, हाँ जी, और जापान जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने एक प्रकार से साधना करके इस ऊर्जा को सक्रिय किया, और उसके बाद रेकी नाम लेकर फिर वो वेस्टर्न कंट्री गई सबसे पहले। अच्छा, भारत में नहीं आई। वेस्टर्न कंट्री की खूबी क्या मालूम है, अगर किसी चीज़ में कुछ भी दम होता है ना, यानी कि उसमें कोई भी अगर तत्व है तो वो तुरंत उसको मार्केट में उसको जो है लोगों के सामने रख देते हैं, और वो साइंटिफिकली रखते, थोड़ा सा मतलब वो ऐसे विश्वास के ऊपर जनरली नहीं रखते, और इस प्रकार का ढोंग भी नहीं करते कि दाढ़ी बढ़ा दिए, कपड़े गेरुए कम्बले या बाबा बन गए। और अब भारत के अंदर जो है ना, ये विद्या जो है कभी किसी के पास मुझे देखने भी नहीं आई। देखिए आज कितने आध्यात्मिक गुरु है हमारे भारत में, है ना, हमारे भारत में कितने बड़े बड़े ज्ञानी भी है, लेकिन कभी किसी के मुंह से मैंने आज से 30-35 साल पहले ऐसा हाथों से स्पर्श करके किसी को हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा सुनने में नहीं आया कभी भी। और आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी हमारे जितने आध्यात्मिक गुरु है ना, उनके पास रेकी शब्द नदारद है, दे डोंट नो दिस जी। तो सवाल क्या पैदा होता है कि आज जब मैंने विद्या जानी तो मुझे सबसे पहली बात ये पता चली कि ये हमारी नेचुरल गिफ्टेड पावर है, यानी कि इसको अक्वायर करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको खाली अपने अवरोध हटाने हैं, यूँ समझ लें बस जी। तो इसलिए हम इसमें एक 15 मिनट का ध्यान करवाते हैं, और ऊर्जा हमारी उसमें थोड़ी परिवर्तन हो जाती है, हमारे चक्रों पे और हमारे आभा मंडल में कुछ प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद में जो है एनर्जी का फ्लो जो है शुरू हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है ये यूनिवर्स से हमारे अंदर आती है। ये वो प्राण ऊर्जा है कि जो हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, हाँ जी, तो हम वो ऊर्जा कहाँ से आती है हमारे भीतर, क्योंकि हम जब सो गए तो हमने कोई 2 पिन प्लग लगा के तो नहीं सोए हाँ जी, कि आप तो खाली ऐसे ही सो गए और सुबह उठे तो पता चला कि आप चार्ज हो गए। तो कहाँ से चार्ज हुए आप? तो आपके शरीर में ऊर्जा केंद्र है जिसको हम चक्र कहते हैं, सप्त चक्र, और आभा मंडल है हमारे अंदर जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या बायो एनर्जी कहते हैं। तो इसके माध्यम से हम है ना प्राण ऊर्जा यूनिवर्स से सक करते हैं। यानी कि हम चक्र भी क्यों कहते हैं, क्योंकि गोल 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 घूम के, जैसे बोलता है ना, जैसे हवाई जहाज के पंख काम करते हो उस तरह से हमारे भी चक्र घूम के ऐसे प्राण ऊर्जा सक कर रहे होते हैं। तो इसी कारण जो है हम रात को अपने आप नेचुरली रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये वही प्राण ऊर्जा है, क्योंकि आप रात भर जब सोते हो तो आपको लगता है ना कि फिर दोबारा 12-15 घंटा मैं काम करने योग्य हो गया। तो ये चार्जिंग आई कहाँ से?
तो और ये प्राण ऊर्जा ही, ये जीवनी शक्ति है बेसिकली। तो ये रेकी क्या है, डायरेक्ट प्राण ऊर्जा सप्लाइंग करने की तकनीक है। यानी कि आप जब इस ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं एक ध्यान के माध्यम से, तो उसके बाद में आपके हाथ जो है ना एकदम वाइब्रेट होने लग जाते हैं। और वो कोई भी व्यक्ति, अनपढ़ हो के पढ़ा लिखा हो, कोई भी व्यक्ति इसको अनुभव कर सकता है। तो उसके बाद फिर आप जब किसी को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो आपके हाथों से अपने आप एक ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है। और जितनी देर जानी है उतनी देर जाती है, किसी के इस हाथ से, किसी के इस हाथ से, किसी के दोनों हाथों से। तो ये जो ऊर्जा है, ये प्रैक्टिकली आपको फील होता है कि मेरे हाथों से कुछ मैग्नेटिक ऊर्जा, जैसे कुछ सक कर रही हो, कुछ चूस रहा हो कोई मेरे हाथों से। तो ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है ना, उतना ऑटोमेटिकली फ्लो होती है। और जैसे ही ऊर्जा लेना बंद कर देता है कोई अंग, तुरंत मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं। अच्छा। तो इतना बढ़िया इसकी फीलिंग आती है। तो इसलिए रेकी में क्या होता है, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये सेल्फ इंटेलेक्चुअल एनर्जी है कि आप जब किसी को टच करते हो तो आप माध्यम बन जाते हो रेकी के। यानी कि रेकी में हम माध्यम होते हैं, इसलिए हम रेकी में, रेकी को चैनल्स कहते हैं। हम कहते हैं आप रेकी चैनल है, आप नल है, और एनर्जी आपके थ्रू पास ऑन हो रही है किसी में। इसलिए आपका अपना कोई ऊर्जा का नुकसान नहीं होता। आप चाहे हजारों को रोज पिला दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम तो 30 साल से हजारों को पिला चुके हैं, तो हमें तो आज तक 1% भी कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि कई ऐसे आध्यात्मिक गुरु भी है जो कहते हैं कि रेकी मत करना, कर्म बंधन बन जाएगा। यानी कि जैसे कोई डॉक्टर किसी को ठीक कर देगा तो वो कर्म बंधन बन जाएगा, ऐसी बातें करता है मतलब। तो अब उसको खैर क्या कहें। तो मेरा मानना क्या होता है कि जब आप किसी विषय के अच्छे जानकार नहीं होते ना, और उस विषय में आप काम भी नहीं कर रहे हो ना, तो आपको उसके बारे में कमेंट्स करने का भी कोई हक नहीं होता। लेकिन लोग है ना, पूर्व जन्म के बारे में कमेंट्स किए जा रहे हैं, रेकी के बारे में कमेंट किए जा रहे हैं, ऐसे। तो इसलिए, और ये मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है वास्तव में। तो इस तरह से, तो ये जब मुझे पता चला कि एक नेचुरल गिफ्टेड पावर है और इतनी अद्भुत पावर है कि मरता हुआ आदमी को अगर आप रेकी कर दो ना, तो कुछ श्वास ज़्यादा लेगा या कुछ घंटे और जी जाएगा। और अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए और रेकी कर दो ना, तो व्यक्ति मर नहीं सकता। क्यों? वजह है ना कि देखिए क्या होता है, आदमी हार्ट अटैक में मरता क्यों है? क्योंकि उसके पास जो एक एनर्जी थी, वो हार्ट अटैक में सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई उसकी। हाँ जी, समझे ना। एग्जॉस्ट होते ही क्या हुआ कि उसके पास अब बैटरी का बैकअप नहीं बचा। तो हार्ट अटैक में कौन बचता है कि हार्ट अटैक आने के बाद अगर थोड़ा बैटरी का बैकअप पीछे बचा है तो फिर वो सर्वाइव करके आता है वापस। अच्छा। एक्चुअल में जनरली तो हम समझते हैं कि वो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने दवाई दी, इसलिए ठीक हो गया। नहीं, वो रेस्ट करता है। वो रेस्ट करता है, उस समय खाना पीना बंद कर देता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें तो खा नहीं पाता और डॉक्टर तो इंट्रावीनस दे रहा होता है। तो उस समय वो 5-7 दिन रेस्ट करता है ना। तो रेस्ट से रेस्टोरेशन एनर्जी का सिद्धांत है। वो कोई दवाओं से कोई आदमी की एनर्जी एनहेंस नहीं होती, समझे ना। और बल्कि दवाएं देते हैं या इंजेक्शन देते हैं तो हमारी एनर्जी उल्टी खर्च होती है उसके रिएक्शन में। हाँ बिल्कुल, समझे ना। तो इस तरह से क्या होता है, आदमी के पीछे बैटरी का बैकअप होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर घर में किसी को स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, अगर उसी समय घर वाले रेकी जानते हैं अगर, और उस समय अगर रेकी कर दो, तो वो व्यक्ति तुरंत, जैसे मोबाइल की बैटरी बुझने जा रही थी और आपने तुरंत चार्जर में डाल दिया हो, इतना इमीडिएट उसको इफेक्ट आता है। अभी आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, हमारे चैनल पे, तो आपको उसमें ऐसे कई केसेस मिलेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट बन चुके हैं। जैसे एक व्यापारी बेंगलोर में, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो उसको मतलब आंखों में कुछ परेशानी आ गई, हाथ बोलना मुश्किल हो गया, हाथों में और पाँव में कुछ लकवा जैसा होने लग गया। तो उसने समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो वो तुरंत जो है ना बेंगलोर से जो है बम्बई की तरफ भागा, कोई उनका पहचान का डॉक्टर होगा। तो रास्ते में 24 घंटा ना बम्बई पहुँचते पहुँचते उसने ना रेकी करनी शुरू कर दी अपनी उसके अंदर। और जब वो रेकी करते हुए, जब वहाँ पे पहले उसने बेंगलोर में दिखाया, तो बेंगलोर में डॉक्टर ने उसको कोई खर्चे की बात बता दी होगी, तो इस डर के मारे वो बम्बई जाने लग गया। तो जब वो बम्बई पहुँचा ना, तो बम्बई के डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कुछ भी नहीं है। यानी कि उसके सारे सिम्टम खत्म हो गए थे बम्बई पहुँचते पहुँचते, और उसने अपने आप को 24 घंटे में नॉर्मल कर दिया। अगर वो रेकी नहीं जानता, मान लो
तो फिर वो तो शायद उसके परिवार वाले किसी न किसी हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका कुछ इलाज करा रहे होते हैं। तो मतलब क्या होता है कि इंस्टेंट इमरजेंसी में अगर कोई चीज़ अवेलेबल है ना तो वो रेकी है आपके पास। मैंने कहीं पर भी 24/7 अवेलेबल एनर्जी है। मान लो मैं कार के दरवाजे में मेरा हाथ आ गया, हाँ जी। तो अब कम से कम 2, 4, 8 दिन तो दर्द तो रहेगा मेरा हाथ, लेकिन अगर मैं उसी समय रेकी कर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि 15-20 मिनट से ज़्यादा दर्द नहीं रहेगा। घरों में बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, सर फूट जाता है, हाँ जी। ऐसे तो इमीडिएट अगर आप उसको रेकी करते हैं 5-10 मिनट जो है तो इमीडिएट उसको आराम मिल जाता है और वो चिल्लाना बंद कर देता है। तो ऐसे मतलब इंस्टेंट एनर्जी सप्लायर है, समझे प्रकार की है। तो हम जैसे आम इंसान भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो हम रेकी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कैसे कर सकते हैं? जब आपके एक बार आपके हाथ एनर्जी के एक्टिवेशन हो गए, वही 15-20 मिनट में हो जाते हैं, तो उसके बाद आप अपने एक एक अंगों को डेली चार्ज करते हैं। आपके एक एक अंगों पे आप हाथ रखते हैं और 2-3 मिनट एवरेज 2-3 मिनट जो है उसके ऊपर हाथ रखते हैं। और अगर लोकल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, जैसे घुटने में मेरे प्रॉब्लम है, तो मान लो मैं घुटने के ऊपर जो है 5-10 मिनट 15 मिनट जब तक मेरे हाथों से ऊर्जा जा रही है मैं तब तक हाथ रखे रहूँगा, और जैसे ही मेरी ऊर्जा हाथों में बंद हो गई मैं हाथ उठा लूँगा, बस। तो इतना सिंपल है कि आप रेलगाड़ी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, कहीं आप बैठे हुए हो वेटिंग हॉल में, कहीं पर भी घर में बैठे हो टीवी देख रहे हो, कहीं भी कार में जा रहे हो, आप बैठे बैठे अपने हाथों को कहीं भी टच करके तुरंत उपचार कर दो इस तरह से। तो मतलब इतनी सिंपलेस्ट एनर्जी भगवान ने दी है कि आज ये एनर्जी से आज सामान्य आदमी अनजान है, और अनजान रहकर दवाओं में उलझ गया, डॉक्टरों में उलझ गया, अननेसेसरी अनावश्यक सर्जरी में उलझ गया, पैसों को जो है वो बर्बाद कर गया। तो आज अगर ये ऊर्जा एक कॉमन आदमी को मिल जाए तो वो कम से कम इन चीज़ों से अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकता है। ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस या कोई भी साइंस का अपना योगदान नहीं है, हर एक का अपना समय पे योगदान होता ही है, लेकिन कम से कम ये जैसे बोलते हैं ना कि एक इमीडिएट जो इमरजेंसी बोलते हैं ना कि अब कोई डॉक्टर इस वक्त पास में नहीं है, एक गांव में भी कई बार एक डॉक्टर को पहुंचने में टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे आपके पास रेकी है। इसलिए हर कॉमन आदमी को जो है ना रेकी सीखनी चाहिए। हमारा तो ऐसा स्लोगन ही है कि हर हर रेकी घर घर रेकी, यानी कि हर घर में रेकी पहुंच जाए। इसलिए हम हर 15 दिन में हम बिल्कुल निःशुल्क सिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है यूट्यूब पे हमारे, और लाइव भी हमारे होते हैं, और सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग करीब 8.70 यानी कि 8,70,000 लोगों को हम अब तक रेकी पूरी दुनिया में सिखा चुके हैं, और ये नंबर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर मैं 1 महीने के बाद गिनूंगा तो 8.72 हो जाएगा, मतलब यूँ समझ लें ऐसे। तो इस तरह से मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और हमारा टारगेट है हम अभी 10 साल में हम कम से कम 10 मिलियन लोगों तक पहुँचेंगे हम लोग इस तरह से। सर, कोई भी इंसान रेकी कर सकता है या रेकी सीख सकता है? एनीवन, देखिए जो ह्यूमन बीइंग है ना, मैंने आपको क्या बताया, मैं जब इस सूक्ष्म विज्ञान के अंदर प्रवेश किया तो मुझे पहली बार पता चला कि एक आदमी मामूली नहीं है, वो अनेकों परामानसिक क्षमताएं, शक्तियों का, सूक्ष्म शक्तियों का भंडार है वो। यानी कि जैसे हम दुर्गा के हाथ देखते हैं ना, ऐसे 10-15 हाथ होते हैं ऐसे। तो मैंने एक्चुअल में भी मेरे ब्रोशर जो फ्लायर बने, मैंने उसमें प्रैक्टिकली आदमी के ऐसे 8-10 हाथ बताए हैं। मैंने कहा भैया ये खाली तुम भगवान को ही ऐसे बना के चलते हो, एक्चुअल में वो तुम हो वास्तव में, और तुम पैदाइशी ऋषि मुनि हो, तुम पैदाइशी इतने सर्वशक्ति संपन्न हो। तो पहचानो इस क्षमताओं को। अब जरा सोचिए, जहाँ हम रेकी हाथों से स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, ये कॉमन आदमी में है, चाहे अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, एक रिक्शे वाला भी सीख सकता है। तो और साथ ही साथ आदमी के अंदर टेलीपैथिक क्वालिटी, इंट्यूशंस हैं, आदमी के अंदर अंतर्दृष्टि है, आदमी के अंदर जो है सबकॉन्शियस माइंड के बड़े बड़े असंभव काम करने वाले से पावर्स हैं, आदमी के अंदर आभा मंडल है, चक्र है, कुंडलिनी है, सेल्फ फीलिंग पावर है आदमी के अंदर एस्ट्रल ट्रैवल, यानी कि वो किसी भी टाइम पीरियड में जाकर ट्रैवल करके आ सकता है। कितनी बड़ी क्षमता भगवान ने दी, जरा सोचिए। यानी कि मैं यूँ कहता हूँ कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ने समाये तो क्या कीजिए। वास्तविकता ये है। तो रेकी हीलिंग की जो ऊर्जा है वो आती कहाँ से ट्रांसफ़र होती है और जाती कहाँ है? नहीं, देखिए क्या होता है कि इंटेंशन ड्राइव्स द एनर्जी।
देखिए, आप एनर्जी तो आज भी इधर भी अभी है। अभी अभी मान लीजिए यहाँ पर किसी को अगर तकलीफ हो गई, मैं किसी को टच करूँगा तो मेरे हाथों से एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो हम देखिए, आपने देखा होगा, आप चाहे कमरे में कहीं पर भी छुप जाएं, हाँ जी, तो भी आपको नींद तो आती है ना। हाँ। और आप रिचार्ज तो होते हो ना। अब गुफा में जाकर सोते तो भी रिचार्ज होते हो, है ना। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल एनर्जी इज एवरीवेयर, वो सब जगह पर है। ठीक है। तो जिस तरह हम कहीं भी नींद लेते हैं और वहाँ पे हमें नींद आ जाती है, तो उसी तरह ये एनर्जी हर जगह कण कण में अवेलेबल एनर्जी है। तो हम जैसे ही हम भाव करते हैं, देखिए, इंटेंशन ड्राइव्स द एनर्जी, ये उसका नियम है। हम जब भाव करते हैं तो हम उसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं। यूँ तो जैसे ही आपने किसी को हीलिंग करनी शुरू की, तो इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ गया कि इसको उपचार करने जा रहे हो, तो तुरंत एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करने लग जाता है उसी समय। और जैसे ही आपने हाथ खोला ना, तो आपके क्राउन से, मतलब इसको वैसे अगर कहा जाए तो क्राउन चक्रा से वो हमारे सक होकर हमारी बॉडी में एंटर करती है, और फिर हमारे हार्ट चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर हाथों से होते हुए वो हमारे कोई भी पाम से जो है ट्रांसफ़र होती है। तो मतलब आती है और हमें माध्यम बनाकर वो किसी में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। इस चाहे, अच्छा मज़ेदार बात है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र नहीं होती, अच्छा, पेड़ पौधों में भी ट्रांसफ़र होती है। अगर पेड़ पौधे सूख रहे हैं, हरे भरे नहीं हैं, आप रेखी करोगे तो हरे भरे हो जाएंगे। आपके पानी में ट्रांसफ़र होती है, आपके खाने पीने में ट्रांसफ़र होती है, आपके जानवरों को उपचार करके उनको स्वस्थ करने के काम कर सकती है। रेखी इतनी कमाल की है। हमने कितने जानवरों को नया जीवन दिया, पक्षियों को, कुत्तों को, गाय को, मतलब बिल्लियों को, जो हमारे सेंटर पर भी लोग लेके आते हैं। फ्री है हमारे यहाँ उपचार जानवरों का, तो हम उनका उपचार कर रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि रेखी बेसिकली सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की हीलिंग का ही सिर्फ जो है शास्त्र नहीं है, ये कण कण में अणु अणु के साथ जुड़ने की कला है। ये जैसे मैंने बताया कि आपके खान पान को चार्ज करती है, आपके पेड़ पौधों को एनर्जी देकर उनको नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा हेल्दी बना देती है, जानवरों का उपचार करती है। तो अब यहाँ पर नॉन लिविंग को भी इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा, ये एक बहुत अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया कि मेरा मिजाज रैशनलिस्ट और साइंटिफिक रहा है, और जब तक किसी चीज़ में अगर साइंस में दम नहीं होगा ना, तो मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्यों मालूम है, मैं जवाब देने के लायक मुझे होना चाहिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो इसीलिए आज रेकी क्यों हम इतना पॉपुलराइज कर पाए मालूम है, क्योंकि हमने उसको साइंटिफिकली प्रेजेंट किया। कोई उसमें ना कोई धर्म, ना कोई रिलीजन, ना कोई विश्वास, ना कोई आध्यात्मिक बातें, कुछ भी नहीं है। जैसे आपने पूछा कि रेकी क्या आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता उसकी बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, वो किस तरह से बाय प्रोडक्ट है आध्यात्मिकता, कि आप जब किसी को उपचार करते हो तो हम लोगों को क्या सिखाते हैं कि डोंट यूज़ योर एनर्जी, आप इमोशनल होकर बीच में मत आना, आप माध्यम बन के उपचार करना, हम ऐसे कहते हैं। तो अब आप जब ऐसे हीलिंग करते हो तो आप क्या कहते हो, हे परमात्मा मुझे नहीं मालूम, आप परमात्मा मतलब एनर्जी आ रही है यूनिवर्स से, मेरे थ्रू जा रही है, मैं तो माध्यम हूँ जी। तो आप समर्पण की जो भावना आपके अंदर आती है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज़ द यूनिवर्स विच इज़ डूइंग एवरीथिंग। तो आप ज़रा सोचें ना, आप नेचुरली आध्यात्मिक होने लग जाते हो। अच्छा, आपके पास हाथों में एनर्जी आ गई और आप किसी पेड़ पौधे, जानवर या आदमी का उपचार करोगे तो कैसे करोगे? आपके अंदर दया, करुणा, मैत्री का भाव, प्रेम का भाव आएगा, तभी तो आप कर पाओगे ना। आज एक पड़ोसी है, नालायक है बिल्कुल, आपके साथ झगड़ा होता रहता है, लेकिन अचानक पता चला कि उसको कहीं गिर गया और चोट लग गई है, तो फिर आप वो सारे गिला शिकवा भुलाकर आप उसके पास जाकर उसको उपचार कर दोगे। तो इसका मतलब है कि रेखी कितनी कमाल की चीज़ है कि आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और सकारात्मक व्यक्तित्व बना देती है। ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, और सबके साथ जोड़ती है, कण कण में अणु अणु के साथ जोड़ती है। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि नॉन लिविंग के ऊपर भी रेकी बहुत प्रभावशाली ढंग से काम करती है। तो जब मैंने शुरुआत में रेकी शुरुआत की तो मेरे दिमाग में ये था, मैं कैसे प्रूव करूँगा कि ये नॉन लिविंग को भी प्रभावित करती है। मेरे पास कोई मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, या कोई ऐसा कैमरा होना चाहिए जिससे मैं फोटोग्राफ लेकर आफ्टर एंड बिफोर इफेक्ट दिखा सकूँ। तो फिर उसी समय जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से खोज कर रहे होते हैं ना दिल से, तो यूनिवर्स भी है ना आपके लिए वो तैयारी कर रही होती है।
तो मैंने जब 1996 में 95 के आसपास में जब शुरुआत की थी रेकी की, तो उस समय मेरे दिमाग में यही फितूर था कि यार कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं प्रूव करके बता दूं कि सचमुच मैंने अगर इस एक पेन को भी मैंने चार्ज किया है, या मैं इस टेबल को अगर मैं एक अच्छे भाव से एनर्जी दे रहा हूं, तो इस टेबल की ऊर्जा में बदलाव आना चाहिए। तो बाई चांस 1997-98 में ही मुझे एकदम एक ऑरा फोटोग्राफ लेने का एक टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में आ गई। तो हमने फिर डिजिटल ऑरा टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप किया साइंटिस्टों के माध्यम से, और फिर वो कैमरा हमने डेवलप करके फिर हमने फ़ोटोग्राफ लेना शुरू किया। तो अब मान लीजिए सपोज़ मेरे पास ये पेन है, अगर मैं ये पेन का मैं अगर एक नॉर्मल फोटोग्राफ लूँगा ना, तो एक अलग कलर आएगा। मैं आपको भेज भी दूंगा कुछ पिक्चर, तो ये अलग कलर आएगा। अब मैंने इस पेन को बड़े प्यार से भाव से मैंने एनर्जी दी या ऐसे, और तो एक 2 मिनट के बाद जैसे मैंने इसको एनर्जी दी, तो इसके एटॉमिक लेवल पर मेरे अच्छे भाव का प्रभाव तो पड़ना चाहिए। नहीं, देखिए सिंपल सा कॉमन सेंस नियम क्या मालूम है, एक चीज़ को मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, और एक चीज़ को देखकर मैं अपने भाव इमोशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो एवरी थॉट इज़ एन एनर्जी, एवरी थॉट इज़ ए फ्रीक्वेंसी, एवरी इमोशन इज़ ए फ्रीक्वेंसी। तो मेरी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर एटॉमिक लेवल पर जो एक अलग से एटॉमिक लेवल पर वाइब्रेशन चल रहे हैं, उसको जाके प्रभावित तो करेगी ना। तो अब मैं इसका दोबारा फोटोग्राफ लूँगा, मान लीजिए 2 मिनट के बाद, तो इसकी पूरी जो कलर जो आई थी वो चेंज होकर दूसरा कलर आ जाएगा इसका। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फोटोग्राफ मैंने मतलब अनुभव करके देखा मैंने, ठीक है ना। तो फिर मैंने ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए कि अगर एक घर में आपके दो तस्वीरें हैं, एक भगवान की तस्वीर को आप देखते भी नहीं हैं, तो वो डेड एनर्जी की तरफ पड़ा है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती। उसका फोटोग्राफ में लूँगा ना, तो उसके कलर अच्छे नहीं आएंगे, मतलब बड़े डल से कलर आएंगे। और एक तस्वीर है, मैं उसको रोज़ देखता हूँ और मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, चाहे वो पेपर की है बनी तो भी, तो उसका फोटोग्राफ लूँगा ना, तो उसमें ज़बरदस्त ऊर्जा का वो ऐसे प्रभाव जो बोलते हैं ना, एकदम उसमें आ जाएगा। तो मतलब हम जिस चीज़ के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, उस चीज़ में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए भगवान की मूर्ति में है ना भगवान नहीं होता, ये हर आदमी को समझना चाहिए। हम उसमें भगवान पैदा करते हैं एक्चुअल में। देखिए कलाकार जब मूर्ति बनाता है तो हथौड़े मारता है ना, उसके दिमाग में थोड़ी कि भगवान है ये। फिर मूर्ति बनकर व्यापारी के पास आती तो हजारों शंकर गणपति गोडाउन में भर के रखता है बेचने के लिए। लेकिन जैसी मूर्ति मंदिर में आती है तो हम क्या बोलते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो कौन करेगा? कोई भगवान थोड़ी कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा, हम कहते हैं हम करेंगे जी। हाँ जी। तो प्राण को प्रतिष्ठित करेंगे। कैसे कर देंगे प्राण को प्रतिष्ठित? अच्छे भावों से हजारों लोग मिलकर उस मूर्ति की तरफ जब देखते हैं श्रद्धा से, तो उसमें भगवान पैदा हो जाता है। हाँ जी। यानी कि हु इज द ओरिजिनल एनर्जी क्रिएटर? गॉड क्रिएटर। वी आर द गॉड क्रिएटर। बिल्कुल है ना। तो हम जैसे उस मूर्ति को देखते हैं ना, देखिए क्या होता है। तो अब इस बात से समझ जाना चाहिए कि मूर्ति में प्राण नहीं होता, व्यक्ति अपने भावों से उसकी तरफ देखकर उसमें ऊर्जा रच देता है। कितनी बड़ी बात है ये। अब देखिए एक कोई भी एक ग्रंथ जो होता है, गुरु ग्रंथ है कि गीता है कि बाइबल है कि कुरान है, एक दुकान में नई सड़क की दुकानों में कहीं पड़े हुए हैं, बेचने के लिए वस्तु है, 500-1000 रुपए की किताब है ना। लेकिन वो किताब जैसे ही आप एक गुरुद्वारे में लाते हो या मस्जिद में ले जाते हो या अपने गीता को घर में लाते हो और आप उसको श्रद्धा से नमन करते हो, भगवान पैदा हो गए। हाँ जी। एक ऑर्डिनरी पेपर भगवान बन गया। हम अपने पूजा में कभी लेदर की चप्पल लेके नहीं आते, है ना। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि ये आपके गुरुजी की चप्पल है, तो हम ले आएंगे, तो आप लाके पूजा रूम में रख दोगे वो लेदर चप्पल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो चाहे जिसमें भगवान पैदा कर दे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर अणु अणु में एक सर्टन एनर्जी वाइब्रेट कर रही है एंड यू हैव पावर टू इन्फ्लुएंस देम बाय योर हीलिंग एनर्जी और बाय योर मेंटल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी। तो ये हर आदमी को समझना जरूरी है। इसलिए मैं लोगों को क्या कहता हूँ मालूम है कि आप अपने घर में, ऑफिस में, आप जो अपने सामान को यूज़ करते हो ना, तो यूज़ देम वेरी लविंगली एंड रेस्पेक्टफुली। आपने देखा होगा कि लोग थोड़े रफ एंड टफ होते हैं। अभी कार का दरवाज़ा बंद करना, खड़क करके जोर से बंद कर देंगे, दरवाज़ा जोर से बंद कर देंगे, जूता लात मार के कोने में कर देंगे, है ना। अगर बाथरूम में गए तो कोई बकेट मग आया तो लात मार के कोने में करेंगे, उठा के साइड में नहीं रखेंगे, लात मार के कोने में करेंगे। तो ये ह्यूमन नेचर है ना। किसी ने पेन मांगा तो आपने ऐसे उठा के ले करके ऐसे दे दिया, एक कुछ चम्मच पटक दिया। तो मतलब क्या होता है कि हम एक इरिटेबल वायलेंस की एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं उस समय,
ये बड़ी अनोखी बात बता रहा हूँ। इसीलिए आप 1 महीना आप अपने जो भी घर में है ना, ये मानते हुए कि अण कण में भगवान है, हर अणु अणु में वो ईश्वर व्याप्त है, ये भावना के साथ जब आप उस चीज़ को यूज़ करते हो ना, तो आप अच्छे भावों से यूज़ करोगे। तो जैसे यूज़ करने लगोगे ना, 1 महीना, चाहे पर्दा हो के टॉवेल हो के टेबल हो के कुर्सी हो, आप हैरान हो जाओगे कि विदाउट लव यू विल स्टार्ट फीलिंग लव, विदाउट हैप्पीनेस यू विल फील स्टार्ट हैप्पीनेस। जानते हो क्यों? देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए घर में मंदिर में क्या बड़ा अंतर है। घर भी मार्बल दीवारों का बना हुआ, मंदिर भी मार्बल दीवारों का बना हुआ। तो मंदिर में जाते हो, उसकी सीढ़ी को भी ऐसे से करते हो ना। हाँ जी। उसकी दीवार को भी ऐसे से करते हो। तुमने घर की सीढ़ियाँ, घर की दीवारें कहाँ ऐसे की कभी? इसलिए घर मंदिर नहीं बन पाया। हालांकि भारत में घर को मंदिर बनाने की सुविधाएं बनाई गई कि रंगोली बनाओ, स्वस्तिक बनाओ, आरती करो, कुछ लगाओ, कुछ वो करो, ऐसे करने, मतलब लव योर होम जैसे बोलते हैं ना। लेकिन हम तो अल्टीमेटली ये देखिए भारतीय परंपरा में सबसे बड़ी खूबी या मैं कहता हूँ ना कि ये बहुत बड़ा विजडम जो शायद संसार की किसी सभ्यता में देखने में नहीं आया, हम हर चीज़ की पूजा करते हैं संसार में। यानी कि वी कम्युनिकेट विद एवरीथिंग। पूजा का मतलब क्या? कोई पूजा का लाभ भगवान को नहीं मिलता। पूजा का मतलब है एक कम्युनिकेशन ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स, अच्छे भावों का आदान प्रदान। तो आप जरा सोचिए, हम क्या कहते हैं? धरती माता, गंगा मैया, यमुना मैया, मतलब हम वृक्ष देवता, फलाना देवता, ये देवता, हम हर चीज़ की पूजा करते हैं जी। विद्या की पूजा, धन की पूजा, मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं हमने। तो आप जरा सोचिए कि ये क्या, कि इसका मतलब क्या मालूम है? हमारे ऋषि मुनियों ने ये पहचान कर ली थी कि भाई एवरीथिंग हैज़ एन एनर्जी, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रिक्वेंसी। आप भी एक ऊर्जा के सोर्स हो, आप भी एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट करते हो। तो आप उस नेगेटिव फ्रिक्वेंसी क्यों क्रिएट करते हो उस चीज़ों की तरफ? आप बेटर है कि आप पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी क्रिएट करो, ताकि वो चीज़ें मंदिर की तरफ बन जाएगी। क्योंकि मंदिर में तो आप अच्छे भाव क्रिएट करके तो मंदिर बनाते हो ना। तो घर को ही मंदिर बना दो। आप अपने हर चीज़ को प्यार करो, अच्छे ढंग से ट्रीट करो। तो मतलब हम तो रेकी का यही सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मालूम है? वी स्टार्ट लविंग एवरीथिंग अराउंड अस, लिविंग एंड नॉन लिविंग। आज जरा सोचो ना, अब देखिए हम सुबह घूमने जाते हैं, हमने तो रास्ते में कई बार कबूतर, चिड़ियाँ मिल जाती है पड़ी हुई, कि वो इलेक्ट्रिक करंट से पड़ गई, कुछ भी हो गई। तो पहले तो हम कुछ नहीं करते थे, 30-35 साल पहले हम तो कुछ करते ही नहीं थे। अब पड़ी है तो हम बोलते अभी क्या करें, बेचारी मर गई लगता है। लेकिन आज हम उठा के लाते हैं, रेकी करते हैं, और कुछ घंटों के बाद देखते हैं कि वो उड़ जाती है। तो आज अगर हम ये नहीं जानते विद्या, तो शायद हम पक्षियों को कोई नया जीवन नहीं दे पाते। कई बार हमने कुत्तों को ऐसा देखा कि उसके घाव हो गए हैं, पड़ा हुआ है, परेशान हो रहा है, कोई देख नहीं रहा है, ऐसे चूं चूं कर रहा है बेचारा। तो हमारे स्टाफ जो है उस पार्क में गए थे, तो उठा के लेकर आए, 8 दिन उसकी हीलिंग की। वो कुत्ता जो डॉक्टर, पहले तो राजीव गांधी लेके गए यहाँ पे एनिमल के उसमें, लेकिन वो मना कर दिया कि नहीं इसका कुछ नहीं होता। तो फिर हमने रेकी करनी शुरू कर दी, और आज वो हंसता खेलता बच्चा हो गया। तो अब मतलब कुत्ता है, हंसता खेल रहा है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि आज जानवरों के प्रति हम संवेदनशील हो गए ना। कितनी बड़ी बात है कि वी स्टार्टेड लविंग एनिमल्स, समझे ना। तो हमारी जो करुणा प्रेम रेकी कारण एक्सपेंड हो गई ना अब थोड़ी। नहीं तो हम अगर हम आज जानवरों के प्रति हीलिंग नहीं करते उनके लिए, तो शायद हम उतने ही रह जाते। तो रेकी जो है ना, आपके हार्ट को है ना एक्सपेंड करती है, प्रेम बढ़ाती है आपके अंदर। इसलिए रेकी इज़ ए लव, मैं यूँ कहता हूँ। तो वो हर अणु कण कण के साथ जोड़ती है। इसलिए मैं रेकी को महायोग कहता हूँ, मैं रेकी को परम योग कहता हूँ। सर, रेकी से किसी क्रॉनिक डिजीज़ को भी ठीक किया जा सकता है? समझना क्या है, देखिए हमारे इसमें शुरुआत में जब हम रेकी में थे, तो हम समझते थे कि भाई बीमारियाँ ठीक होती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अनुभव ऐसे ऐसे आने लगे जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी कभी। देखिए मैं एक्सट्रीम केस की चर्चा करता हूँ जी। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव काला पड़ जाता है, उसको काटना ही पड़ता है जी। बिल्कुल कोयले जैसा पाँव। 45 दिन हमने उसका उपचार किया हमारे यहाँ सेंटर पे, और उसके बाद उसका पाँव बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो मैंने देखा कि डेड टिश्यू को जब ये लाइव कर सकता है, तो ये किस हद तक जाके एनर्जी पे काम कर रहा है, जरा आप सोचिए। और इसके अलावा कोमा में जब कोई चला गया ना, तो डॉक्टर कहता है सॉरी कुछ नहीं हो सकता,
कोमा में से लोगों रेकी वालों ने बाहर निकाला उसको। मतलब तो ऐसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे पे कुछ कभी नहीं होता ना, तो उसके बच्चे भी उन्होंने नॉर्मल कर दी काफ़ी हद तक, 100% नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कमज़ोर से कमज़ोर कोशानु को भी अगर अच्छी ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी पूरी क्षमता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो अब बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों ठीक होती है? क्योंकि इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर, ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे पास तो खैर हज़ारों रिकॉर्ड है। तो उसमें क्या है कि कोई भी बीमारी का सिद्धांत क्या है, अगर जीवनी शक्ति प्रबल है तो शरीर किसी भी चीज को फाइट कर जाएगा, लड़ जाएगा और जल्दी नवनिर्माण कर जाएगा। तो रेकी क्या है? डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई रही है। तो धीरे धीरे मान लीजिए मैं आपको, आप कमजोर है, आप बीमार है और मैं रेकी करता हूँ ना, मैं रोज आपका अगर मैं फोटोग्राफ लूँ ना, ऑरा फोटोग्राफ, तो मान लीजिए आज आपका ऑरा जो था 10 फीट का ही था सपोज, तो मैं आज हीलिंग करूँगा, मैं फिर फोटोग्राफ लूँगा तो समझो 11 फीट का हो गया, और एक दिन करूँगा तो फिर 12 फीट का, और एक दिन करूँगा तो 13 फीट का। तो ऐसे करते करते महीना भर करने के बाद देखूँगा तो आपका ऑरा 20-25 फीट का हो जाएगा। तो जब किसी की एनर्जी डायरेक्टली इतनी बढ़ रही है तो इसका मतलब हमें गारंटी हो जाती है कि ये तो ठीक होगा ही। क्यों? किसी भी बीमारी में ठीक होने के लिए अच्छी एनर्जी चाहिए। क्यों? अच्छा वाइटल फोर्स का मतलब क्या है? अच्छा सर्कुलेशन, अच्छा नवनिर्माण, अच्छा मल निष्कासन, गंदगी का निकलना, है ना। तो और अच्छी ऊर्जा का महसूस करना, तो अच्छी भूख का लगना, अच्छा अब्जॉर्प्शन होना खाने का, तो ये सब चीज़ें होती है उससे। तो इसलिए रेकी जो है ना, ये सबसे बड़ा काम करती है कि बीमारी चाहे जो हो, नाम जो चाहे हो, डॉक्टर कहता है ये तो साफ ठीक नहीं हो सकता, ये तो बहुत खतरनाक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये तो मुश्किल है जी, तो आप सिर्फ रेकी करें और रेकी से सचमुच एक्चुअल में लोग इससे बाहर निकल के आ सकते हैं इस तरह से। तो इसीलिए रेकी जीवनी शक्ति का जीवनी शक्ति की सप्लायर है, यूँ समझ लो, यूँ समझ। तो इसलिए इसको बाहर विदेशों में क्या कहते हैं मालूम है आपको? एनर्जी मेडिसिन जी। इसका एक्चुअल नाम है एनर्जी मेडिसिन या वाइब्रेशनल थेरापी, ठीक है। और अभी आपको जानकर के हैरानी होगी कि आप अगर गूगल में टाइप करोगे ना रेकी इन हॉस्पिटल्स, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो अमेरिका के अंदर 800 हॉस्पिटल्स में रेकी का प्रयोग होता है। और भारत में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हम बहुत जल्दी हमारा विंग खोलने जा रहे हैं वहाँ पे। सर, मैं वही आपसे पूछने वाली हूँ कि जब रेकी इतनी कारगर है, हर बीमारी को ठीक कर सकती है, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखिए क्या होता है कि मेडिकल साइंस जो है ना बेसिकली ड्रग ओरिएंटेड साइंस है, आप समझे ना। और ऑल्टरनेटिव थेरापी, जैसे आज आयुर्वेद भी इतनी अच्छी है, योगा इतना अच्छा है ना, मतलब चीज़ें सब अच्छी है ही ना ऑलरेडी। तो ये लोग इतना कहाँ अडॉप्ट करते हैं? कितने सालों से कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में कहीं योगा होता है, ऐसा होता है जैसे मैं बात बताता हूँ, है ना। जबकि इतने सालों से योगा के बारे में कहा जाता है, फिर भी हम उसको नहीं अडॉप्ट कर पाए। तो उसी तरह लेकिन बाहर विदेशों में ये बहुत बड़ी खूबी है, किसी चीज़ में दम होता है ना तो वो ऑल्टरनेटिवली अपने हीलिंग सेंटर पे जो है वो अपने हॉस्पिटल में उसको जल्दी शुरुआत कर देते हैं वहाँ पे, और हम फिर उनको कॉपी करते हैं। तो आज मुझे ऑल इंडिया मेडिकल में इसको इस्टाब्लिश करने के लिए मुझे बाहर के हॉस्पिटल के रेफरेंस देने पड़े। अच्छा। इसका मतलब है कि तुम्हारे में अपनी अकल नहीं है। मैं उनको कहता हूँ भारतीय विद्या है, भारत के वेदों में पहचान की गई है। तो वो कहता है नहीं, वो तो आपका श्रद्धा है, आपका आप हिंदू है, आप फलाने हैं, आप ढीकड़े हैं, इसलिए। तो वो क्या समझते हैं कि मैं किसी मतलब इसमें कोई साइंटिफिक चीज बात नहीं है, ये श्रद्धा की बात है शायद, इस तरह से समझ के चलते हैं। लेकिन मैंने तो उनको साफ कहा कि आप अभी किसी को मुझे आदमी दो, मैं अभी ठीक करता हूँ। देखिए हम जब रेकी सिखाते हैं ना तो हम उसी समय हम स्टूडेंट को कहते हैं किसको तकलीफ है बताओ, तो हम नहीं ठीक करते, हम भी नहीं टच करते, क्योंकि लोग कहेंगे तो आप तो गुरुजी है जी, आप तो बड़े है जी, एक्सपर्ट है जी। नहीं, मैं सामान्य आदमी को कहता हूँ अभी इसको हाथ लगाओ और हीलिंग करो इसकी। 5-10 मिनट में उस आदमी को आराम मिल रहा होता है, ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ मैं। तो मैं भी किसी की हीलिंग कर सकती हूँ अगर कोई भी कहीं भी कैसे भी बता रहा हूँ मैं। और ये तो क्लास में तो हम करते ही हैं, और जितने भी लोगों ने सीखी है, देखिए अब तो हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं, हमारे सामने भी नहीं है स्टूडेंट। आज लाखों स्टूडेंट तो हमारे बगैर हमें मिले, हमें तो शक्ल भी नहीं जानते कौन कौन दुनिया में सीख रहा है, वो सब घर में किए जा रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त अनुभव सुनाए जा रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं शुरू से क्या कहता हूँ मालूम है, इस दुनिया में चमत्कार जैसा कोई शब्द नहीं है। अज्ञानता चमत्कार का शब्द इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। हर आदमी में इतनी सारी जो क्षमताएं हैं ना, उसके रिकॉग्निशन का हमारे एजुकेशन में कोई साधन ही नहीं है। हम पैदा होते हैं फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल पावर समझ के हम दुनिया से चले जाते हैं और कभी इन शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इतनी पावरफुल एनर्जी, जरा सोचे ना कि जो नवजीवन दे दें किसी को। तो रेकी जितना लोग जानते जाएंगे ना और अनुभव करते जाएंगे ना, उतना ही जैसे कहते हैं ना कि एक प्रकार से वर्ल्ड पीस और अपने जब होता है आत्म कल्याण और विश्व कल्याण इसके अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि आप हीलिंग शब्द जो है बिना प्रेम करुणा के कर ही नहीं पाओगे ना भाई। अगर एक कॉमन आदमी किसी को हीलिंग कर रहा है तो उसको जबरदस्ती प्रेम करुणा पैदा करनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है, आज जैन धर्म में जैनी लोग भी है, वो अहिंसा के लिए मतलब काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ इससे बढ़कर और क्या अहिंसात्मक पद्धति होगी कि आज आप हर अणु को प्यार करते हो और जरा भी हिंसा नहीं होती और प्रेम से स्पर्श करके आप किसी को ठीक करते हो। बाकी चीज़ में तो कहीं सुई चुबाओ कि थोड़ा दबाओ कि कुछ तो करो, बोलते ना कहीं टांग भी मोड़नी होती है योगा में, तो इसमें तो उतनी भी नहीं करनी पड़ती भाई। इतनी सिंपलेस्ट टेक्निक कहाँ मिलेगी दुनिया में। पर माफ़ कीजिएगा सर, मैं एक एंटी क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ कि अब जो हीलिंग है, कहते हैं कि आप हीलिंग जो है आप दूर बैठे हैं तो भी हो जाएगी, आप फ़ोटो भेज दीजिए। ये कैसे पॉसिबल है कि डिजिटल आप एक फ़ोटो भेज देते हैं या एक फ़ोटो आपके पास आ जाती है, वो कैसे हीलिंग हो सकती है? क्योंकि इंसान आपके पास नहीं है। हाँ, देखिए क्या होता है रेखी में सबसे बड़ी जो चीज़ रिकॉग्निशन मुझे भी हुई, जो पहले मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि ये कभी हमें बताया भी नहीं गया और हम साइंस भी नहीं जानते थे इसलिए। लेकिन पहली बार रेकी में आने के बाद पता चला कि क्वांटम, इसको क्वांटम एनर्जी, क्वांटम हीलिंग या हम उसको क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे थॉट है ना लाइट की स्पीड से भी तेज जाते हैं दुनिया में, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अभी यहाँ बैठी हैं, आपकी बहन अमेरिका में, सपोज आपने जैसी सोचा मेरी बहन, आपने खाली एक थॉट फ्रीक्वेंसी क्रिएट की ना, तो जिसके तरफ आपने ध्यान दिया, यानी कि जो आपने मन में पिक्चर लाया, आपकी एनर्जी एक्चुअली सटल लेवल पर आपकी एनर्जी वहाँ कनेक्ट हो गई। ये यूनिवर्सल लॉ है कि मतलब एनर्जी फॉलोज द थॉट, यानी कि वेयर एवर माई माइंड गोस एनर्जी गोस देयर, समझे ना। अच्छा, और टेलीपैथी जो है ना, ये नेचुरल क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की, यानी कि ये हमें क्या सिखाती है कि द होल यूनिवर्स इज हियर एंड वी आर एवरीवेयर, समझे ना। तो ये जो सिद्धांत है ना कि सब चीज़ें यही हैं, हम सब जगह पर है। तो जैसे ही आप सोचते हो ना कि मुझे मेरी बहन का उपचार करना है, उसको सर दर्द हो रहा है और आप यहाँ से हाथ ऐसे कर रही हो, तो इससे बढ़कर प्रैक्टिकल अनुभव और क्या हो सकता है कि आप यहाँ बैठकर जब ऐसे हाथ करते हो तो आपके हाथों से खर करके एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है और वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जाकर जैसे उसने ऊर्जा लेनी बंद कर दी, आपका हाथ यहाँ पे ठंडा हो जाता है। और फिर आप उनको अगर फ़ोन करते हो कि भाई ज़रा देखना कुछ आराम मिला क्या, वो कहते हैं जी बिल्कुल आराम मिल गया। तो आप ज़रा सोचिए कि कितना ज़बरदस्त, मतलब यूनिवर्सली वी आर कनेक्टेड विथ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। कोई चीज़ हमसे दूर नहीं है, आप समझे ना। मतलब सटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर हम डिस्टेंस में है, लेकिन सटल लेवल पर वी आर ऑल कनेक्टेड ईच अदर। इसलिए रेकी में क्या होता है, आप चाहे लंदन में बैठा हुआ कोई एक कुत्ता का बेचारा परेशान है, उसको भी हीलिंग कर सकते हो। आप किसी का घर में कहीं ऑस्ट्रेलिया में उसका पेड़ पौधा ख़राब हो रहा है, तो आप यहाँ बैठ के पेड़ पौधे को हीलिंग कर सकते हो। यानी कि एवरीवेयर यू कैन गेट कनेक्टेड। तो ये प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे है ना, हम एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करवाते हैं विद्यार्थियों से। क्या एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि एक व्यक्ति कोई भी बाहर कहीं विदेश में है, मान लो अमेरिका में खड़ा हुआ है, अपने घर में खड़ा कर देते हैं हम उनको और कहते हैं कि आप खड़े हो जाओ और ढीले खड़े हो जाओ ताकि कोई फोर्स आवे तो आप ताकि गिर सको। तो वो ऐसे आंख बंद करके खड़ा हो जाता है इस तरह से। फिर एक कोई बम्बई या बेंगलोर में किसी स्टूडेंट को कहा जाता है कि भाई तू उसके ऊपर एक थॉट फेंक कि तू गिर जा। ये मतलब एक प्रकार से गेम है, समझो, खेलते हैं हम लोग।
तो हम कहते हैं कि एक थॉट फेंक के तू गिर जा। आप हैरान हो जाएंगे, ये वीडियो है हमारे और यूट्यूब पे हमने वीडियो बहुत डाले हुए हैं सारे। तो जैसे उसने वहाँ से ऐसे एक थॉट क्रिएट किया और कहा कि गिर जा, फॉल डाउन, वो यहाँ से एक थॉट प्रोजेक्शन करता है, उसको देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो व्यक्ति अमेरिका में अपने घर में गिर रहा होता है और उसको रोकना पड़ता है वहाँ पे, मतलब किसी को कहना पड़ता है भाई जरा कोई खड़े हो जाओ पास में, ताकि गिर न जाए बेचारा। ऐसे एक कॉपर रॉड, देखिए ये तो लिविंग का हो गया। हाँ जी। फिर हम एक नॉन लिविंग का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग में हम क्या करते हैं, किसी को हम एक कॉपर रॉड देते हैं हाथ में, और मतलब जिसके पास होती है, कई लोगों के पास होती है, तो हम उसको कहते हैं कि इसको पकड़ के खड़े हो जा। फिर किसी को दूसरे शहर से कहते हैं इस कॉपर रॉड के ऊपर एक थॉट फेंक के कहो कि खुल जाए, ये कॉपर रॉड ऐसे खुल जाए हाथों में। आप प्रैक्टिकली देखोगे उसके हाथ में कॉपर रॉड पूरी इतनी खुल जाती है, पूरी की पूरी। तो मैंने आपको बताया ना कि बिना साइंस के मैं कभी काम नहीं करता। मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट क्या था मालूम है, अगर कोई चीज़ है तो प्रूव इट, समझे ना। तो इसीलिए ये सब एक्सपेरिमेंट मैंने डेवलप किए हैं। अभी हमारी क्लास में हम ये प्रैक्टिकल प्रयोग क्या करवाते हैं कि एक व्यक्ति को जैसे उसको एक एनर्जी मेजरमेंट का एक कॉपर रॉड होती है, हम उससे ऑरा को मेजरमेंट करते हैं। तो मान लो उसका 10 फीट का ऑरा है, ठीक है। फिर मैं उस व्यक्ति के ऊपर एक एनर्जी थ्रो करता हूँ और मैं कहता हूँ इसका ऑरा जो है ना एक्सपेंड हो जाए। मैं ऐसे एक इंटेंशन करता हूँ उसकी तरफ। तो उसके बाद फिर मैं उसको 20-25 फीट दूर भेज देता हूँ, ठीक है। तो अब जहाँ वो 10 फीट में उसका इंस्ट्रूमेंट ने उसका ऑरा मुझे बताया, वो अब वो 20 फीट चला गया, तो वहाँ से वो रॉड खुलने लग गई मेरी, यानी कि वहाँ से उसका ऑरा मेरी तरफ आ रहा है ऐसे। तो इतना ज़बरदस्त इंस्टेंट इमीडिएट उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, जिससे लोगों को भरोसा आवे कि यार वाकई में कमाल की चीज़ है। यानी कि हम सटल लेवल पर है ना, हमारे थॉट जो है ना वो एक बहुत बड़ी एनर्जी है। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ इंटेंशन, भाव शक्ति। तो भाव शक्ति का आदमी जो है ना इस्तेमाल नहीं कर पाता, पता भी नहीं बेचारे को। तो अब जैसे ही आप भाव शक्ति का इस्तेमाल करेंगे ना, ये ज़िंदगी में हज़ारों जगह पे काम आती है। अभी आप किसी को मिलने गए, हाँ जी। लोग टेढ़े मिजाज के होते, काम नहीं करते तो आपने उसकी थर्ड आई की तरफ देखकर, जो कि एंट्रेंस आके उसकी एंट्रेंस गेट होती है, आपने उसकी तरफ थोड़ी देर देखा और तुरंत एक एनर्जी थॉट क्रिएट किया और आपने उसकी तरफ प्रोजेक्शन किया कि आप मेरा काम करें, आप शांत हो जाएं, आप मेरी बात मानें या मुझे फेवर करें। तो ये एक्चुअल में क्या है, जनरली हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं आपके पास आया, आप मेरा काम नहीं कर रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, साला बदमाश कहीं का, नालायक है, तो बेकार आदमी है मतलब ये हमेशा मुझे टरकाता रहता है, मैं इसकी शिकायत करूँगा। तो आप है ना नेगेटिव होने लग जाते हैं। आप कभी भी पॉजिटिव थ्रो नहीं करते। देखिए आपको ध्यान रखना, कौन सी एनर्जी हाई है मैग्नेटिक, वो इन्फ्लुएंस करती है। लॉ ये है ना, अच्छा भाई किसकी मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग है वो हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा। अब आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे, आप कहते हैं पता नहीं यार वो आके मुझे बोल गया, मैं उसको मना नहीं कर पाया यार, ऐसे बोलते ना, क्यों, उसकी मैग्नेटिक फोर्स इतनी स्ट्रांग थी। तो ये बेसिकली एनर्जी का गेम है और कुछ नहीं है। तो आप जब किसी को मिलने जाते हैं और आप थॉट थ्रो करते हैं ना उसकी तरफ, इनडायरेक्टली उसको पता नहीं चल रहा है, और आप बैठे बैठे खाली मुस्कुरा के खाली थॉट थ्रो करते जा रहे हैं कि आप मेरा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बड़े कोऑपरेटिव है मेरे लिए। तो आप हैरान हो जाएंगे कि टेम्परेली उसका माइंड है ना चेंज होने लगता है। क्यों मालूम है, वो अपने उसके ऑरा में है ना वो वाइब्रेशन कंटिन्यूसली है ना प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं। तो उसके कारण है ना वो उसका इन्फ्लुएंस उसको उस इन्फ्लुएंस में उसको आना होता है उस समय। तो मतलब इवन यू कैन कम्युनिकेट विथ एनिमल्स लाइक दिस, यू कैन कम्युनिकेट विथ प्लांट्स, यू कैन कम्युनिकेट विथ ह्यूमन बीइंग। क्यों, आप एक इंटेंशन क्रिएट करके प्रोजेक्शन करो, ये रेकी सिखाती है, समझे ना, इस तरह से। तो रेकी में देखिए, ये तो मैंने अभी आपको जितनी बातें बताई ना, ये तो खाली एक बेसिक लेवल है, बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन और एडवांस लेवल में हम जब जाते हैं ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें सीखते हैं, पूरा यूनिवर्सल लॉ को हम समझ जाते हैं इसके अंदर, कैसे हमारा भाग्य बनता है, कैसे भविष्य बनता है, कैसे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। क्यों, आखिरकार सब तो एनर्जी का गेम है भाई, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो इसीलिए तो आप जिस दिन ये यूनिवर्सल लॉ समझ जाते हैं, देखिए हमारे कोर्स का 2 पर्पस होता है कि लोग अपनी शक्तियों की पहचान करें और साथ में ब्रह्मांड के वो नियम जाने जिससे ये सब चीज़ें घटित होती है।
कि एक्सीडेंट कैसे होता है, संयोग कैसे बनते हैं, भाग्य भविष्य कैसे बनता है, टेलीपैथी कैसे काम करती है, सब जो भी होती है। तो डिस्टेंस से भी हम लोग माइंड को भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे अब जैसे हमारे पास इस तरह के कोई केसेस आते हैं कि भाई किसी का कोई दिमाग ख़राब हो गया है, बोलते हैं संबंध खराब हो रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक पॉजिटिविटी डालनी है। तो आप भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल सकता हूँ, कोई भी डाल सकता है। क्योंकि आप जब टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन करते हो ना, तो आप उसके एनर्जी फील्ड में जाते हो, आप ऊर्जा क्षेत्र में। तो फिर आप जो थॉट वेव्स प्रोजेक्शन करते हो ना, वो उसके ऑरा में जारी होती है, और जो चीज़ ऑरा में इनडायरेक्टली आ रही होती है ना, वो सीधा सबकॉन्शियस में जारी होती है। इसीलिए इनडायरेक्टली आप उसके अचेतन मन में जाकर आप ये भाव भरते हो कि आप अच्छे हो, आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को आप बड़ी केयर कर रहे हो, आप अच्छा बिहेव कर रहे हो, जो भी आप चाहते हैं। तो मतलब रेकी जो है ना, किसी भी एनवायरमेंटल एनर्जी को चेंज कर सकती है, ह्यूमन बीइंग के माइंड के अंदर परिवर्तन ला सकती है, और हीलिंग तो कर करती है, ये समझ लें। तो एक प्रकार का ऐसा एक ऊर्जा का विज्ञान है रेकी, कि जिसमें आप, मैंने कहा ना, सर्वशक्ति संपन्न होकर आपको लगता है अगर वहाँ गड़बड़ चल रही है, अच्छा ऑफिस में कोई झगड़ा कर रहे लोग, कोई बात नहीं, मैं अभी हीलिंग करता हूँ उसके यहाँ से। अब जरा सोचे ना, क्यों आपके पास ऑपोजिट ऊर्जा क्रिएट करने की क्षमता पैदा हो गई, जो हम पहले नहीं कर पाते थे, समझे ना, इस तरह से। तो इसीलिए आज हम रेकी को इसलिए फैला पा रहे हैं क्योंकि हम साइंटिफिकली उसको लोगों को प्रूव करके बता पा रहे हैं, ये समझ लो। सर मैनिफेस्टेशन पे कैसे काम करती है रेकी? हर आदमी को समझना चाहिए कि ये जो यूनिवर्स है ना, इसको देने लेने का कोई शौक नहीं है। वो कहता है कि भैया हजारों टीवी चैनल है, हम तेरे टीवी में नहीं आने वाले। अगर तुझे कोई पर्टिकुलर टीवी चैनल चाहिए या रेडियो चाहिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर अपने अंदर और अट्रैक्ट कर ले। तो मतलब इसलिए कहा गया ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। लोग कहते हैं ना भगवान मुझको दे दे, भगवान ऊपर से कहता है तेरे में दम है तो ले ले। तो इसीलिए तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए उसको लेने का, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जो भी आदमी संसार में एक विज़न लेकर पैदा होता है ना, और विज़न के साथ अगर एक पैशन है, यानी कि आग लगी हुई है, उसको करना ही है, जिद है उसके अंदर, है ना, तो उसके बाद वो एक्शन में आएगा। तो एक्शन में आके कुछ तो करेगा ना, तो उससे फिर धीरे धीरे क्या होता है, मैनिफेस्टेशन शुरू होने लगता है। तो मूल बात क्या मालूम है, जो संसार में आदमी यहाँ पर पक्का करता जाएगा, सोचता जाएगा और यहाँ पक्का कर लेगा, उस दिन वो फिजिकल लेवल पर मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। अब जरा सोचिए, क्या कभी किसी के दिमाग में आया कि स्पेस में जाकर पिकनिक बनाने जाएं ऊपर? एलन मस्क के आया ना, ही बिलीव्ड ना, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट ना, तो और उसने कर भी दिखाया। तो और कभी देखिए, आज से 100 साल पहले कोई चांद पे जाने का कोई किसी ने सोचा कभी? 50-70 साल 80 साल पहले, लेकिन किसी ने सोचा, चला गया ना। तो मतलब आदमी सोचा मैं खुद उड़ती हुई कार बना लूँ, वो ट्रैफिक के चक्कर में, तो उड़ती हुई कार बन गई ना। आदमी ने कहा मैं खुद उड़ जाऊँ, तो उसने पंख बना लिए, उसने उड़ जाता है आजकल वो। तो कहने का मतलब क्या है, वॉट एवर मैन विल थिंक इट विल बी मैनिफेस्टेड। मतलब थॉट बिकम थिंग्स, उसका नियम ये है, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। वो जो विचार वस्तु का रूप धारण करती है, अगर यहाँ वो पक्का हो जाए तो जी, इस तरह से। तो इसीलिए क्या होता है, वी आर द ग्रेटेस्ट क्रिएटर। मैं लोगों को क्या कहता हूँ मालूम है, ईश्वर जो है वो क्रिएटर है। वो तो सो गया क्रिएशन करके, लेकिन उसने क्रिएशन करने की सारी क्षमता आदमी को देके भेज दिया है। वो ईश्वर के तुल्य है, ईश्वर तुल्य है वो, यानी कि उसके इक्वलेंट है, ध्यान रखना। हाँ जी। अब ये आदमी इस बात को रिकॉग्निशन करता नहीं है कि मैं ईश्वर तुल्य हूँ, जैसे बोलता ना, तो हम तो छोटे हैं जी, हमको तो क्या। हाँ। तो लेकिन सचमुच में देखा जाए ना, यू आर द को क्रिएटर, यू आर द ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑन दिस अर्थ। आप कुछ भी रच सकते हो संसार में। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं इस विज्ञान में आया जी, तो मैं साइंस समझ गया कि व्हाट वी बिलीव वी क्रिएट, सिंपल सा साइंस है। तो रेकी में आज तक, रेकी के पूरे वर्ल्ड में भी ना, दुनिया में भी है ना, किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं बड़ा स्टेडियम लेकर 5000 लोगों को मैं एक साथ रेकी सिखा दूं। ऐसा कभी सोचा ही नहीं ना। और क्यों सोचेगा, कोई रेकी कोई हॉट केक तो है नहीं कि नाम बोलते कोई लोग भाग के आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी
हमने बिलीव किया कि हम ऐसा करेंगे और हमने करके दिखा दिया। जी 5,000 लोगों को हमने रेकी सिखा दी। सर, आप फ्री में सिखाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब रेकी जो है एक बिजनेस बन गया है, तो ये बिजनेस सही है? क्योंकि ये तो जो लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं उनको ठीक करने का एक माध्यम होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे एक बिजनेस बना लिया है। देखिए, बिजनेस एक अच्छी चीज़ है, उसको कोई गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सवाल क्या पैदा होता है, कोई आदमी अपना जीवन यापन करना चाहता है किसी टेक्निक के माध्यम से, एक उपचार के माध्यम से, तो भाई लो ना, पर सर्विस अच्छी तो ना, एक्सपर्ट मतलब क्वालिटी काम तो करो, सही चीज़ तो दो, ताकि सामने वाले को आप उसका जो पैसा उसने दिया है उसको लाभ तो मिले। फिर उस तो मतलब ये कि बिजनेस गलत नहीं है, बिजनेस तो आप आदान प्रदान का नियम है, समझो। फिर आपने कुछ दिया, उसने आपको कुछ दिया, आपकी सेवा का उसने ये दे दिया। तो पर सवाल क्या होता है, लालच और अहंकार। जी अगर ये दो चीज़ों को लेकर आप व्यापार करोगे ना, तो आपको भी नुकसान होगा और सामने वाले को भी नुकसान होगा। तो इसीलिए देखिए, हम भी जब बेसिक लेवल हम जब सिखाते हैं ना, तो हमारा मिशन क्या है कि लोग जो है आत्मनिर्भर बने और मतलब और अपने आप को रेकी करके ठीक कर लें, ठीक है ना। फिर हम उनको कहते हैं, अब तुम्हें अगर प्यास है कि मुझे इस विद्या में आगे बढ़ना है, मुझे और अपनी क्षमताओं को, शक्तियों को जानना है, तब फिर हम कहते हैं भैया अब थोड़ा पे करके आओ। क्यों? अब तुम्हें थोड़ा अपना खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो तुम विद्या को ग्रहण कर पाओगे। तो इस तरह से फिर हम एडवांस लेवल में जब लेके जाते हैं ना, मान लो कोई करना चाहता है, तो फिर वो धीरे धीरे एक सर्टन पेमेंट के तरीकों से गुजरना पड़ता है। तो होता क्या मालूम है, देखिए मेरा मानना क्या है, यू गिव एवरीथिंग। आप दो ना दुनिया को, दुनिया तुम्हें पैसा देना चाहती है। मेरा मानना क्या है, आप अपने काम के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता या एक्सपर्टाइज पैदा करो कि लोग तुम्हारे एक्सपर्टाइज के कायल हो जाए और लोग तुम्हें पैसा देना चाहे। अगर किसी को मालूम पड़े कि शर्मा जी ने ऐसे किसी को 10 मिनट हाथ टच किया और उसका घुटने का दर्द ठीक हो गया, वो चलने फिरने लग गया, तो कौन ऐसा आदमी है जो कहेगा नहीं भैया 500 नहीं तो 5,000 ले, लेकिन मुझे भी कर दिया भैया प्लीज। मतलब आदमी पैसा देना चाहता है। मैं कहता हूँ तुम्हारे अंदर दम है क्या लेने का? तो अपने आप किसी भी क्षेत्र में आप कोई सामान मांगता है तो अच्छा सामान प्रोडक्ट दो उसको, अच्छी सर्विस मांगता है तो सर्विस दो ना भाई उसको। तो मनी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। मैंने ऐसा देखा है कि नाम और पैसा जो है ना, ये एक शेडो की तरह है। मैं कहता हूँ तुम अपने आप को पॉलिश करते जाओ, मासते चले जाओ, अपने आप तुम्हारी परछाई बड़ी होती चली जाएगी। तुम परछाई को ध्यान मत दो, समझे ना, इस तरह से। तो आज देखिए, हम आज जरा सोचिए 30 साल हो गए हमने जब रेकी स्टार्ट की थी ना, तो हमारी हवाई जहाज हमने यूं उड़ाई। आज 30 साल हो गए। 30 साल में होता ना, कई बार लोगों के बिजनेस अप एंड डाउन भी होते हैं, है ना। हाँ जी। हम 30 साल से जो ऐसे है ना, जैसे आज 4,000 फीट उड़ी, आज 5,000 फीट उड़ी, अब 10,000 फीट उड़ी, अब 15,000 फीट उड़ रही है। हम लगातार ऊपर उड़ते जा रहे हैं और ऊपर और ऊपर, नीचे नहीं आए। क्यों मालूम है? हमने कभी क्वालिटी, देखिए ऑनेस्टी, फॉलोअप, सही चीज़, साइंटिफिक चीज़, प्रॉपर सेवा और प्रॉपर ज्ञान, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि पूरा अच्छी तरह से उनको दिल से खूब अच्छा उनको ज्ञान देने की एक इंटरेस्ट। तो लोगों को ये देखिए ना, अगर किसी एक शिष्य को पता चले कि यार ये गुरु तो दिल खोल के देता है यार, और बड़ा अच्छा पढ़ाता है यार, बड़ा अच्छा, और हमें इनके साथ सीख कर बड़ा मज़ा आ रहा है यार, इसने कितना हमें ज्ञान दिया और कितनी आंखें खोली हमारी, तो वो क्यों दूसरे को रिकमेंड नहीं करना चाहेगा? तुम एक अच्छी पानी पूरी खा के आते हो तो तुम 10 लोगों को रिकमेंड कर देते हो। बिल्कुल। तो भैया ये तो रोज जीवन की ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। तो हर आदमी जाके किसी को बोलेगा तो सही। तो हम कभी भी देखिए, एक सोशल मीडिया तो भी 10 साल पहले आया, समझो 15 साल पहले। हम तो मौत पब्लिसिटी से ही ग्रो करते रहे। हमें खाली छोटा सा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता था, रेकी आज इस क्लास है जी यहाँ पे, उतना ही। बाकी लोग तो वैसे ही मिलते आते चले गए हमारे पास में। तो मेरा कहना गालों में, तुम अपने अंदर ऐसा मैग्नेटिज्म अपने काम का इतना रेगुलरली पॉलिश करते रहो, मासते रहो, अपने आप को बढ़ाते रहो, तो उससे जो है लोगों को उसका लाभ मिलता है। देखिए आज मैं 76 ईयर्स की एज में हूँ, लेकिन फिर भी है ना, मेरे अंदर आज भी क्या मालूम है, मुझे बहुत सीखना है, मुझे बहुत जानना है। मैं आज भी ऐसे लर्निंग करता रहता हूँ।
अभी मान लीजिए मैं मोबाइल में है ना कोई फालतू की चीज़ें नहीं देखता। मैं आज भी खोजता रहता हूँ कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये सब्जेक्ट पे इसकी क्या राय है, इसकी ओपिनियन क्या आ रही है। यानी कि आई ऑलवेज कीप लर्निंग स्टिल। जी समझे ना। और मैं जानता हूँ करके नहीं मानता मैं, जी आई वॉन्ट टू नो मोर। तो फिर आपको ना लाइफ के प्रति प्यार भी होता है, एक्साइटमेंट भी रहता है कि और नया क्या सीखूं, और मेरे स्टूडेंट को नया क्या दूं। मेरे स्टूडेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मालूम है, मैं हर 2-4 महीने में ना मैं कोई ना कोई नई चीज़ अपने क्लास में ऐड करता रहता हूँ। जब भी मुझे कोई नई चीज़ पता चलती मैं तुरंत स्टूडेंट को बांट देता हूँ। सेम उसी फील्ड में पहले मैं 4 चीज़ देता था एक ही कोर्स में, अब मैं 40 चीज़ देने लग गया हूँ, पर वो फीस उतनी है बस। तो इसका मतलब क्या होता है, तुम अपना भाव अच्छा रखो ना कि आई मस्ट गिव। बोलते ना मुझे इसको बढ़िया खाना खिलाना जी, जो मेरे कस्टमर मेरी दुकान में आया ऐसा बोलते हैं ना, तो भाव वो रखो ना, तो वो भाव सामने वाला समझ ही जाएगा ना। मैं ऐसे मान के काम करता हूँ बस जी, इसलिए सफलता निश्चित होती है। बहुत बढ़िया सर। सर मुझे वाइंड अप का इशारा आ गया है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी जो मेरे मन में है। आपने एक बात कही थी कि आप कितना भी पौष्टिक भोजन खाते हो ये ज़रूरी नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा है या बुरा है ये बहुत मायने रखता है, वही आपको जो है सही रख सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखिए क्या होता है, खान पान भी सेकेंडरी बता रहा हूँ मैं आपको। माइंड इज द ग्रेटेस्ट हीलर। आपका माइंड जो है ना एक एक पल आपकी ब्लड केमिस्ट्री को पॉइजनिंग में डाल रहा होता है, या नहीं तो कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन में काम डाल रहा होता है। ठीक है। अभी एग्जाम्पल, मैंने आपको गाली दी, गाली देते ही आपका चेहरा फक पीला पड़ गया, तो और जैसे ही मैंने तारीफ की आपका चेहरा पिंक हो गया। तो आप जरा सोचिए, 1 सेकंड में आपका खून सूख गया और 1 सेकंड में खून बन भी गया। हाँ। तो आप ज़रा सोचिए कि आपके थॉट को आप कितना गहराई से लेते हो। अच्छा, गाली भी मैं लूँगा तो मेरा चेहरा पीला पड़ेगा ना। तो सवाल क्या होता है, दुनिया तो तुम्हारे चारों तरफ से 50 चीज़ें तुम पर फेंके जा रही भाई, तुम लेते क्यों हो, और लोगे तो नुकसान तुम्हारा होता है, उनको तो नहीं होता। तो हर आदमी को समझना चाहिए कि भैया दुनिया तो कुछ भी कमेंट करती रहती भाई, पर मैंने ले ली, अरे उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया यार, अब लो सूखो, बैठे बैठे सूखते रहो। जैसे ही तुम नेगेटिव हुए, याद रखना 1 सेकंड में तुम्हारे 50 ट्रिलियन सेल्स तुम्हारे पूरे चेंज होने लग जाते हैं, हार्मोन चेंज होने लग जाता, केमिस्ट्री चेंज होने लग जाती है, पता है आपको। तो इसीलिए माइंड इज द ग्रेटेस्ट हीलर एंड माइंड इज द एवरीथिंग। एंड माइंड कैन हील एवरीथिंग। माइंड इतना पावरफुल है हमारा। इसीलिए कभी भी ध्यान में रखना कि लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं 24 घंटे में मेरे आसपास के लोगों से, समाज से, वातावरण से मैं कितना लेता हूँ किसी चीज़ को। तो ध्यान अध्यात्म का रोल क्या है कि आप थोड़े जाग के अवेयर हो जाओ, ताकि आप इतने होश में रहो कि आप अनकॉन्शियसली रिएक्शन में ना उलझ के रह जाओ। समझे ना आप। तो ये चीज़ मैंने भी डेवलप की ध्यान के माध्यम से जी। तो अब मेरे लिए मेरी मर्जी के बिना कोई दुखी नहीं कर सकता, क्यों, मेरी मर्जी में नहीं होता। अरे वाह, मान लो भाई। तो इसीलिए देखिए, और ध्यान में आते ही आप है ना मोमेंट टू मोमेंट जीना शुरू कर देते हो, आप परम आनंद में जीना शुरू कर देते हो। क्यों, वर्तमान ही तो आनंद है ना, भूतकाल भविष्यकाल दुख है तुम्हारा। तो मेरे पास भूत नहीं है, मेरे पास भविष्यकाल नहीं है, इसलिए मैं वर्तमान में जब जीता हूँ ना तो मुझे आनंद ही आनंद लगता है। तो इसलिए क्या होता है, हर आदमी जो ऐसा चाहता है कि मुझे स्वस्थ रहना है, तो खाली कोई एक्सरसाइज भी कर ले, कि खान पान भी ठीक कर लेना, तो भी माइंड अगर ठीक नहीं है ना तो वो बीमार पड़ा रहेगा, क्योंकि वो हर वक्त पॉइजनिंग क्रिएट कर रहा है। आज रिलेशनशिप में भी, आप बिजनेस में भी, चाहे नौकरी में भी, अगर आप अपने बॉस को लेकर कुड़कुड़ कर रहे हो, अपने साथियों को लेकर चिढ़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो घर में सास बहू होती है, कि पति पत्नी में परेशानियां होती है, कि बच्चों को लेकर माँ बाप परेशान रहते हैं, नौकर से लोग परेशान रहते हैं, स्टाफ से परेशान रहते हैं, ट्रैफिक को देख के चिड़चिड़ कुड़कुड़ करते रहते हैं। तो याद रखना, यू आर किलिंग योर सेल्फ। तुम अपने हार्मोन गड़बड़ कर रहे हो भैया, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए अभी मैं ना रोज गुड़गांव जाता हूँ यहाँ से, हाँ जी, 2 घंटे लगते हैं मुझे, लेकिन 2 घंटे रोज जाना ट्रैफिक में, और सुबह भी आता हूँ वापस यहाँ, तो भैया दिमाग कितना ख़राब होता होगा ट्रैफिक में ना। बिल्कुल सर। लेकिन मेरा नहीं होता। वो 2 घंटे है ना ट्रैफिक में, वो मेरे लिए लर्निंग पीरियड है, वो मेरे लिए ट्यूशन पीरियड है। उस समय बेस्ट से बेस्ट पॉडकास्ट, जैसे आप जैसे लोग पॉडकास्ट बनाते हो तो फिर सुनना तो पड़ता है ना। हाँ जी, अच्छा। तो मेरे लिए वो समय होता है
जब मैं अच्छे अच्छे लोगों को सुन पाता हूँ। ऑडियो बुक्स होती है ना, कई किताबें आजकल ऑडियो बुक्स आ गई, तो आदमी को कहाँ टाइम मिलता पढ़ने का, अरे जबरदस्ती निकालो तो भी नहीं मिलता। तो मुझे क्या लगता है, सब चीज़ों से हट के 1-2 घंटा फ्री हो गए यार, अब आराम से सीख सकते हैं। अब वो बोलते 15 मिनट और लेट है जी, कोई बात नहीं, जब तक और एक सुन लेते हैं। मतलब वो लेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सब मातापची करते ही नहीं है। अरे यार, ओहो अभी तक घर, अरे कितनी टाइम हो गई यार, अरे इतनी ट्रैफिक क्यों है यार। अब ऐसा करके क्या कर लोगे, कितने दिन कर लोगे भाई, कई दिनों से किए जा रहे हो और भी करते रहोगे। सही बात। तो सवाल पैदा क्या होता है कि व्हाई यू आर नॉट लिविंग दिस मोमेंट। अब जो है अब तुम कितने भी स्केल लेके मापते रहो। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, इस पल को जी लो, सेलिब्रेशन की तरह जी लो, क्योंकि पल तुम्हारा है। और वर्तमान अगर तुम्हारा स्वर्ग होगा तो तुम्हारा भविष्य भी स्वर्ग होगा, वरना मरने के बाद फालतू में स्वर्गवासी लगाओगे। जी जी, तहे दिल से सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अभी बहुत सारे सवाल थे हमारे मन में, लेकिन एक और पॉडकास्ट आपके साथ जरूर करेंगे। सर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो विदेश के आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट इतना सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बस अब आप मुझे और सचिन जी को दीजिए इजाज़त। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।